कृष्णम भन्ते जगद्गुरुम। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रकाम्य संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग अभी हल संधि के बारे में पढ़ रहे हैं और उसी को कंटिन्यू करते हुए हम अगला सूत्र देख रहे हैं। हमारा अगला सूत्र आता है झलाम झलाम झशो अंति। अब ये जो सूत्र है, इस सूत्र का अर्थ क्या है? पदांत में झल हो, पदांत में जल के वर्ण को या जल हो, जश आदेश होता है। पदांत में झल के वर्ण को, यानी कि पदांत के बाद में अगर झल प्रत्याहार का वर्ण होता है तो उसको जश आदेश होता है। इसको इस रूप में आप देख सकते हैं शॉर्ट में, पदांत झल प्रत्याहार का वर्ण है तो इसको जो है वो जश आदेश हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं कहा, यानी कि कोई भी वर्ण हो सकता है, लेकिन अगर पदांत के अंदर झल है तो उसको जश आदेश होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कुछ शब्द के उन्होंने कोई वो स्पेशल कुछ संकेत नहीं दिया है कि आगे क्या होना चाहिए, है ना। तो बस यही कहा है कि अगर पदांत झल होता है तो उस झल के स्थान पर जश हो जाता है। ठीक, अब झल प्रत्याहार, सबसे पहले तो जल प्रत्याहार के अंतर्गत अगर हम शॉर्ट में समझे इसको, तो जल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण कौन कौन से आते हैं? एक तो सभी वर्गों के पांचों जो वर्ग है हमारा, कु, चू, टू, तू और पू। ठीक है, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी कि एक तो वर्गों का, सभी वर्गों का प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म वर्ण। ठीक है, यानी कि श, श, स। ठीक, ये जो है ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जश, जश को उन्होंने क्या कहा? जश के अंदर क्या आता है? ज, ब, ग, ड़, द और श, यानी कि वर्ग का तीसरा अक्षर, तीसरा वर्ण। ठीक है, ये सब हलंत है। यानी कि अगर झल प्रत्याहार का कोई वर्ण होता है तो उसको जश हो जाता है, वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, और तीसरा अक्षर जो होता है वो स्थाने अंतरतमः से होता है। ये एक बात है, यानी कि जो सबसे निकट है जिस वर्ण का है उस वर्ण का इसके अंदर होता है। ये जलाम जशो अंत्य कहता है, इसमें कोई विशेष बात नहीं कही है। इसको हम थोड़ा सा उदाहरण सब देख लेते हैं। इसमें उदाहरण है, जैसे कि आप देखें, वागीशः, वाक प्लस ईशः। ठीक है, अब इसमें ये जो क जो है ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी झल प्रत्याहार के अंदर आते हैं। तो ये क्या है? झल प्रत्याहार का वर्ण है। ठीक है, और तो इस झल प्रत्याहार के वर्ण को क्या आदेश हो जाएगा? जश। जश के अंदर ज, ब, ग, ड़, द 5 वर्ण आ रहे हैं, तो इसमें से ज, ब, ग, ड़ और द, ठीक है, ये 5 वर्ण आ रहे हैं। इसमें से क वर्ग का तो ये गई है, तो उनका ई, ये दोनों क्या है? उच्चारण स्थान में समान है। ये अलग है, इसका उच्चारण स्थान, इसका अलग है, इसका अलग है, सबका अलग अलग है, इसका कंठ है, इसका भी कंठ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग आदेश होगा, तो जस्ट के स्थान पर क्या होगा? ग आदेश होगा। किससे होगा? इस जलाम जशो अंत्य सूत्र से। इसके स्थान पर जब ये आदेश होगा, यानी कि झल के स्थान पर जश, कौन सा आदेश होगा हमारा? ग आदेश। ठीक है, और इसके पीछे क्या है? इसके लिए कुछ नहीं कहा है, तो ये ई आया हुआ है केवल मात्र। तो यहाँ पे क्या बना? वाक प्लस ईशः, ग में ई मिलाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा वागीशः। ठीक है, तो यानी कि झल को जश होता है
बस इतना ही कहा है, इसके पीछे उन्होंने कोई सूत्र नहीं दिया है। यानी कि पदांत अगर जल है, पद के अंत में आने वाला अगर जल है, तो उसको क्या हो जाएगा, जश हो जाएगा। बस ये इसमें इन्होंने कहा है, इतनी सी बात इसमें बताई। क्योंकि नया और भी कुछ नहीं कहा है इन्होंने, कोई शर्त ही नहीं रखी कि उसके पीछे क्या वर्ण होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी विशेष बात इसमें इन्होंने नहीं कही है। और इसी तरह से अगर आप आगे की हम बात करें, जैसे कि दूसरे आपको कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको उसमें, कि जो आपको पता चलेगा कि इसमें किस तरह से जराम जशवंत पे काम कर रहा है हमारा। और इसके आगे अगला जो सूत्र देखते हैं वो आता है हमारा यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ठीक है, वाह का मतलब तो विकल्प से होता है, ये तो बिल्कुल क्लियर ही है, वाह मतलब विकल्प से होगा, अर्थ होगा। अब ये क्या कह रहा है कि यरो अनुनासिक है, अनुनासिक परे होने पर, अनुनासिके, अनुनासिक परे होने पर यर के स्थान पर यर के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक होता है। ठीक है, अब ये बात बिल्कुल सही, अनुनासिक परे होने पर, परे का क्या मतलब हुआ, इधर, यहां पर कोई अनुनासिक होना चाहिए। ठीक है, अनुनासिक परे होने पर, तो अनुनासिक होगा पर आएगा, इस साइड में होगा अनुनासिक परे होने पर, इधर आएगा यर का कोई भी शब्द, यानी कि यर के बाद में अनुनासिक होना चाहिए। इधर कोई यर है और इधर अनुनासिक है, तो इस यर को अनुनासिक हो जाता है। ठीक है, अनुनासिक होता है, लेकिन किससे होता है, विकल्प से। अनुनासिक करेंगे तो अनुनासिक बनेगा, विकल्प से नहीं करेंगे तो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो ये इसमें कहा है। अब यर प्रत्याहार, यर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो यर प्रत्याहार के अंदर भी जो झल प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो तो सभी आते ही हैं। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ग का, और उसके साथ में आप कह सकते हैं कि अंतस्थ और जुड़ जाते हैं, अंतस्थ, यर लवा। ठीक है, ये जो है, ये यव रल, ठीक है, ये जो वर्ण है ये अंतस्थ कहलाते हैं, और ये अंतस्थ वर्ण भी इस यर प्रत्याहार के साथ में जुड़ जाते हैं। यानी कि झल प्रत्याहार के अंदर जितने वर्ण आ रहे हैं उसके साथ में ये चार वर्ण और जुड़ जाते हैं, तो वो यर प्रत्याहार हो जाता है। ठीक है, अब ये यर प्रत्याहार की बात की इसमें, तो ये क्या है, यर प्रत्याहार यानी कि इतने सारे सब शब्द, यानी कि वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसमें से कोई भी वर्ण हो, उष्म वर्ण हो, या फिर अंतस्थ में से कोई भी वर्ण हो, तो वो यर प्रत्याहार के अंदर होगा। और जब यर प्रत्याहार के अंदर है और उसके बाद में कोई अनुनासिक वर्ण आ रहा है, तो उस वर्ग का अनुनासिक यहां पर हो जाता है। ये इसमें इन्होंने सूत्र से इन्होंने कहने का प्रयास किया है। ये सॉरी विकल्प से होता है, ये लिख लेते हैं, इसको उदाहरण से थोड़ा समझते हैं। अब इसके उदाहरण की जब बात करें कि अब अनुनासिक की बात की, सबसे पहले हम अनुनासिक को समझ लेते हैं। अनुनासिक की बात कही, इसमें व्यंजन जो वर्ण है, व्यंजन वर्णों में अनुनासिक कौन कौन से होते हैं, पांचों ही वर्गों के पांचवा अक्षर जो है, अंतिम पांचवा अक्षर, य म ग न और न, ये जो है ये सब अनुनासिक है, ये तो फिक्स है ना। इसमें कहीं बात ही नहीं है कि अगर वर्ग का पांचवा अक्षर अगर आ रहा है यर पे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक अनुनासिक हो जाएगा, ये तो सामने बात हो गई, है ना। और दूसरे क्या रहे कि स्वर के अंदर जब बात करते हैं तो स्वर के भी दो भेद है, अनुनासिक और अनुनासिक होता है। तो किसी भी स्वर के ऊपर जब चंद्रबिंदी लगती है तो वो क्या हो जाता है, अनुनासिक बन जाता है ना। चंद्रबिंदी का हम प्रयोग करते हैं, अनुनासिक कहलाता है, अनुस्वार कहलाता है, मोर। तो ये जो है, तो ये आदेश होते हैं, यानी कि आदेश जब हम करेंगे तो इस तरह से इसका आदेश होगा कि अगर ये वर्ण है तो इसके अनुसार, और ये है तो इसके अनुसार, ये पर ये फिक्स है। ठीक है, और विकल्प से आदेश होते हैं। अब इसकी जब बात करते हैं तो उदाहरण देखते हैं, एतन मुरारी, और इसी का एक दूसरा रूप बनता है एतत
मुरारिः। ठीक है, अब इसको जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो विच्छेद दोनों का एक ही होगा, एतत् प्लस मुरारिः। ठीक है, अब आप यहां पे देखें इसको कि एतद मुरारिः है, इसमें ये जो म है ये प वर्ग का 5वां अक्षर है, इसलिए ये अनुनासिक है ना, प फ ब भ म। तो ये म जो है इसका वो क्या है, अनुनासिक है। अब इसने क्या कहा कि यर प्रत्याहार के बाद में यदि अनुनासिक हो, ये द जो है वो वर्ग का कौन सा अक्षर है, त थ द, तीसरा अक्षर है, तीसरा अक्षर है, लेकिन त वर्ग का तीसरा अक्षर है। तीसरा अक्षर भी क्या होता है, यर प्रत्याहार के अंदर आएगा, तो ये यर प्रत्याहार का वर्ण है, ये द जो है। ठीक है, ये यर प्रत्याहार का वर्ण है। अब ये क्या कह रहा है कि यदि यर प्रत्याहार के वर्ग के बाद में अनुनासिक होता है तो यर को क्या होता है, अनुनासिक हो जाता है। ठीक है, तो इसके स्थान पर अनुनासिक आदेश होगा। अब अनुनासिक, क्योंकि ये त वर्ग का है तो त वर्ग का अनुनासिक क्या है, न। स्पष्ट है इसका तो बिल्कुल ही, है ना। तो ये न हुआ, तो जब ये न हुआ तो ड के स्थान पर एतन और मुरारिः। जब हम इसको संधि करेंगे तो ये बनेगा एतन मुरारिः। ठीक है, लेकिन अगर हम, क्योंकि ये विकल्प से कहा है साथ में, अगर विकल्प से कहा है तो अगर हम विकल्प से नहीं करते हैं तो एतद मुरारिः रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, विकल्प से आपने नहीं किया है तो इसके अंदर इन्होंने क्या कहा कि यर प्रत्याहार के बाद में यदि कोई अनुनासिक वर्ण होता है तो उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण आदेश हो जाता है। ठीक है, तो ये इसमें इन्होंने ये बताया, लेकिन इसके साथ में क्योंकि विकल्प से कहा है ना, तो अब इसमें एक ये वार्तिक दे रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि ये कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है, या हमको इसके अलावा नहीं होता तभी हम वो चीज देखने को मिल जाती है, ऐसा है ना। तो अब ये एक वार्तिक दे रहे हैं, वार्तिक में क्या बता रहे हैं कि इसके अलावा यहां भी हो सकता है, ये चीज बता रहे हैं। तो वार्तिक क्या कहता है, प्रत्यये, ये वार्तिक है हमारा। ठीक है, प्रत्यये भाषायाम नित्यम। अब ये जो एक वार्तिक दे रहे हैं प्रत्यय भाषायाम नित्यम, है ना, ये प्रत्यय भाषायाम नित्यम, ये जो वार्तिक है वो क्या कहता है कि भाषा में अर्थात लोक में यानी कि संस्कृत की भाषा जो प्रचलित है, ऐसे उस लोक भाषा में अनुनासिक प्रत्यय परे होने पर, प्रत्यय कौन सा होना चाहिए, अनुनासिक, अनुनासिक प्रत्यय परे होने पर पदांत यर नित्य अनुनासिक होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सूत्र है वो सूत्र क्या कह रहा है कि यदि यर प्रत्याहार के बाद में कोई अनुनासिक वर्ण होता है तो यर प्रत्याहार के वर्ण को भी उसी वर्ग का अनुनासिक हो जाता है, लेकिन किससे होता है, वह विकल्प से होता है। करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन वार्तिक जो है वो क्या कह रहा है कि लेकिन यदि भाषा में, संस्कृत की जो लौकिक संस्कृत जो प्रचलित है उस भाषा में यदि अनुनासिक प्रत्यय परे है, ठीक है, परे का मतलब यहाँ पे डाले हम कि अनुनासिक प्रत्यय। ठीक है, यानी ऐसा प्रत्यय जो कि अनुनासिक वर्ण से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो अनुनासिक प्रत्यय यदि परे है तो यर को जो है वो नित्य अनुनासिक आदेश होता है, यानी कि होगा ही होगा, इसके अंदर कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, नित्य अनुनासिक होता है यर को, ये वार्तिक कह रहा है हमारा। ठीक है, इसको उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, जैसे तन मात्रम, इसका संधि विच्छेद तद प्लस मात्रम। यहां पर ये द जो है ये यर प्रत्यय है, यर प्रत्याहार का वर्ण है ये त वर्ग, और म जो है ये मकार जो है ये मात्रच प्रत्यय का है। ठीक है, और ये म जो है ये क्या है, अनुनासिक है, ये भी कंफर्म है बिल्कुल। ठीक है, ये अनुनासिक है। तो ऐसे स्थिति में ये तीनों ही बातें जो यहाँ पर हो रही हैं कि सबसे तो क्या कहा कि अनुनासिक प्रत्यय पर होने पर ये मकार अनुनासिक है, अनुनासिक प्रत्यय पर हुआ, पर होने पर पदांत यर जो है
तद द यर प्रत्यय के अंदर आ रहा है, कि द जो है वो यर है, तो यर होने से त वर्ग का है ये, ठीक है। तो त वर्ग का अनुनासिक वर्ण न लगेगा, तो तन मात्रम शब्द बनाएंगे तो बनेगा हमारा तन मात्रम, ठीक है। इसी तरह से आप एक दूसरा उदाहरण और देख सकते हैं, जिसके के अंदर भी उन्होंने मकारांत प्रत्यय का प्रयोग किया है। चिन्मय, चिद प्लस मय, ये म जो है ये मयठ प्रत्यय है, ठीक है। मयठ प्रत्यय है, अनुनासिक है, ये द यर प्रत्यय त का ही है, तो त वर्ग का होने से न आदेश चिन्ह मय चिन्मय रू बनता है, ठीक है। तो ये एक वार्तिक जो है वो हमारा इस प्रकार से इसके अंदर काम करेगा। अब इसके बाद में एक अगला सूत्र जो आता है, अब वो सूत्र क्या कहता है, अगला सूत्र आता है हमारा तोड़ली। तोड़ली, ठीक है। तोड़ली ही तो हो षष्ठी का प्रयोग है कि त वर्ग के बाद, ये बिल्कुल तो संकेत पूरा स्पष्ट कर दिया कि त वर्ग के बाद, त वर्ग के बाद ही, ठीक है। त वर्ग के बाद ली लकार को, लकार होने पर, लकार होने पर त वर्ग के स्थान पर त वर्ग के स्थान पर सवर्ण होता है, ये मेन शब्द है, ठीक है। पर सवर्ण होता है, त वर्ग के बाद में यदि लकार हो तो त वर्ग के स्थान पर सवर्ण होता है। त वर्ग और इसके बाद में यदि ल है तो इसको ये वाला सवर्ण यहाँ हो जाएगा, पर सवर्ण होगा, ठीक है। अब ये इसमें ये जान, केवल इसमें इतना ही जानना है कि ये ल अपने आप में ही इसका कोई सवर्ण नहीं है, ये खुद ही अपने आप में सवर्ण है, तो अननुनासिक होगा तो ल रहेगा ये, और अनुनासिक होने पर ये ल हो जाएगा, ये ल हो जाएगा, ठीक है। ये अनुनासिक कहलाएगा। ल का सवर्ण अनुनासिक यही है, ल ही है, इसलिए क्या होगा कि त वर्ग के स्थान पर जब भी अगर हमें पर सवर्ण करना होगा तो ल है तो ल के स्थान पर ल ही होगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो या, ठीक है। क वर्ग त वर्ग लिखा है, किसी वर्ग को आई नहीं, त वर्ग कह दिया, स्पष्ट कह दिया उन्होंने कि त वर्ग का यदि कोई भी अक्षर है यहाँ पे पदांत है, तो ऐसी स्थिति में ल का संयोग होने पर उस अक्षर को, त वर्ग के अक्षर को क्या हो जाएगा, पर सवर्ण, ये पर सवर्ण है, पीछे की तरफ आया हुआ है ना, तो पर है और पर्ण ये जैसा है, ऐसा जैसा ऐसा आगे हो जाएगा, बस ये का इसी के जैसा, इसी के जैसा है ना, और इसी के जैसा यही है, बस इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है, ये व्याकरण में ये माना जाता है। तो क वर्ग के अनुसार अब इसके थोड़े, इसका जो उदाहरण दिया है उस उदाहरण से आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि जिसमें कि एक उदाहरण देते हैं ये तल्लय, ठीक है। तद या तत् लय, ठीक है, ये कह दिया इसमें उन्होंने। अब आप देखिए कि ये त वर्ग का है द, और अगर तत् भी करते हैं क्योंकि जलाम जशोंत सब तीसरा हो जाता है, आदेश हो रहा है इसमें, तो ये तत् लिखेंगे चाहे तत् लिखे, बात एक ही, द लिखे, ठीक है। तो तल तल ये त वर्ग हो गया और इसके बाद में ल का संयोग हो रहा है, ठीक है। ये ल जो है पर सवर्ण, तो इस द को जो है वो पर सवर्ण ल हुआ, क्योंकि ये अनुनासिक नहीं है, तो अनुनासिक नहीं होने से ये ल जो है वो भी अननुनासिक ही रहेगा, ये अनुनासिक नहीं है तो ये भी अननुनासिक ही रहेगा, अननुनासिक में तो केवल यही रूप बनेगा इसका,
और अनुनासिक होगा तो इसका रूप ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे ये कहा है तो यहां पर हम क्या करेंगे, त के स्थान पर ल करेंगे और ये ल यहां, ये हमारा रूप बनेगा तल्लय। ठीक है, ये तो गया अननुनासिक ल का उदाहरण। अब हम अनुनासिक ल का उदाहरण हम देखते हैं कि जिसमें वो किस प्रकार से हो रहा है। तो इसके लिए एक शब्द आया विद्वान लिखति। ठीक है, इसका संधि विच्छेद जब हम करते हैं, विद्वान लिखति, ठीक, ये ल आया है पीछे, न त वर्ग का अंतिम अक्षर है, ये अनुनासिक है, त वर्ग का अनुनासिक वर्ण है ये न। तो ये ल जो है ये पर सवर्ण होगा तो ये भी अनुनासिक हो जाएगा, ये ल भी हो जाएगा वो अनुनासिक होगा। ठीक है, तो अनुनासिक होने पर क्या करेंगे, विद्वान लिखति। न के स्थान पर ल होना है, लेकिन वो ल कैसा होगा, अनुनासिक होगा, क्योंकि ये न जो है वो अनुनासिक है, इसलिए इस ल को हमने अनुनासिक बना करके लिखा है। ठीक है, अब हम जब इसको अगर लिखेंगे इसको मिला करके तो विद्वान लिखति। ठीक है, अब ये जो है व्याकरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये शब्द जो है वो एकदम से शुद्ध माना जाएगा। ये जो शब्द मैंने लिखा है यहाँ पे, ये शब्द क्योंकि इसको क्या कह सकते हैं कि जब हम टाइप वगैरह करते हैं, इसमें कुछ भी करते हैं तो ये आप भी करते हैं, हिंदी के टाइप आप लोग करते होंगे, तो यहाँ पर ह के बाद में अगर हलंत ह है और उसके ऊपर चंद्र बिंदी लगाएंगे तो चंद्र बिंदी तो लग जाएगी, लेकिन मात्रा नहीं लगेगी इसके साथ में। मात्रा के साथ में आप इसको वो नहीं बना सकते अनुनाद, क्यों, क्योंकि मात्रा लगाने पर तो हलंत हट जाएगा, मात्रा लगा तो ये पूरा वर्ण बन जाएगा, है ना। तो ये ऐसी स्थिति बन जाएगी। अब यहां पर जब ये चीज लिखी हुई है तो इस स्थिति में ये चंद्र बिंदी किसके ऊपर आ रही है, विद के बाद जो आ रहा है इसके ऊपर चंद्र बिंदी आ रही है ना, तो लिखती तो इसके आगे आ गया ये। ठीक है, तो ये तो आ के ऊपर आ गया, एक तरह से देखा जाए तो ये आ के ऊपर है, तो ये तो वो बन गया। लेकिन और आगे अगर हम यहां लगाते हैं चंद्र बिंदी इसके ऊपर तो ये इस ली के साथ में चंद्र बिंदी आ जाती है, तो ये ली अनुनासिक बन जाता है। ठीक है, लेकिन अब इस ली के साथ में क्या करें, अब या तो यह करें कि इसको अंदर लगा करके मात्रा और फिर हम लिखती लिखें, ये देखो ल लिख करके ये आधा बना करके इसको यूं लिखें लिखती, तो ये लगेगा कि हमने इस ल को क्या कर रखा है, ये बना रखा है, अनुनासिक बना रखा हमने। तो ये एक सुविधा के लिए, क्योंकि टाइप के अंदर इस तरह की सुविधाएं नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए से ऐसा रूप लिखा जाता है। लेकिन विद्वान लिखति में जो है चंद्र बिंदी जो चढ़ी हुई है वो ल के ऊपर है, न कि आ के ऊपर है, तो उसको उस तरह से लिखा जाता है विद्वान लिखति। तो ये जो शब्द है ये इस तोड़ी शब्द से बनता है कि जहां पर त वर्ग के बाद में यदि ल आता है तो पर सवर्ण होता है त वर्ग के स्थान पर सवर्ण के अंदर ल के सवर्ण वही ल ही होते हैं, जो कि एक अनुनासिक होता है और एक अनुनासिक होता है। बस अनुनासिक वर्ण है तो उसके स्थान पर अनुनासिक ल हो जाएगा, और अगर अनुनासिक है तो उस ल के दूसरे वर्ग के साथ वर्ण के साथ क्या हो जाएगा, ल रहेगा खाली। ठीक है, ये तोड़ली सूत्र हमारा कहता है। अब इसके आगे जो सूत्र आ रहा है वो 2-3 सूत्र सब हम एक साथ पढ़ेंगे, तब जाके थोड़ा शब्द हम थोड़ा सा क्लियर होगा उस चीज को लेकर के, क्योंकि अधूरे अधूरे आदेश दिए हुए हैं, तो उस आदेश को पूर्ण कहाँ होगा जाकर के वहां से वो उसकी शुरुआत हम करेंगे। तो सबसे पहले एक सूत्र आ रहा है उदह स्था स्तंभो हो, उदह स्था स्तंभो हो पूर्वस्य। ठीक है, अब ये जो हमारा सूत्र है इसका सामान्य अर्थ है उद उपसर्ग, उद है उद उपसर्ग से, पंचमी का प्रयोग है उदह, पंचमी का प्रयोग है उद उपसर्ग से
ये दो शब्द दिए हैं, स्था और स्तंभ, ये दो ही शब्द, ठीक है, दूसरे नहीं। स्था और स्तंभ ये दो ही शब्द दिए हैं। स्तंभ धातुओं के साथ में पूर्व सवर्ण होता है। इससे जस्ट पहले वाले सूत्र में हमने पढ़ा कि पर सवर्ण होता है, ठीक है, तो जो आगे वाला वर्ण है वैसा वैसा वर्ण पीछे हो जाता है, और पूर्व सवर्ण का मतलब हुआ कि जो पीछे वाला है वो आगे आ जाएगा, ठीक है। अब ये पूर्व सवर्ण के आदेश बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा इन्होंने कि उद उपसर्ग, यानी उप उपसर्ग से, उप उपसर्ग के बाद में यानी कि उप उपसर्ग से स्था और स्तंभ धातु है लगी हुई, तो वहां पर क्या हो जाएगा, पूर्व सवर्ण आदेश वहां पर होता है। लेकिन वो आदेश कहाँ होगा, कितने स्थान पर होगा, कौन से वर्ण पे हो गया, ये इसके अंदर कोई भी स्पष्टता इसमें उन्होंने नहीं दी है। बस इन्होंने ये कहा कि अगर उद उपसर्ग है और इसके बाद में स्था या स्तंभ है तो पूर्व सवर्ण आदेश हो जाएगा। अब वो पूर्व सवर्ण आदेश यानी कि ये जो है आदेश वो इधर आएगा, लेकिन वो आदेश कहाँ आएगा, किस जगह पे आएगा, वो स्पष्ट नहीं दिया है। आगे आएगा पीछे आएगा, इसमें भी तो आगे पीछे कहने के तो होगा, लेकिन वो स्पष्ट इन्होंने किया, पूरे ही पद पे हो गए, कहाँ होगा ये इन्होंने कोई स्पष्ट नहीं किया है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो शब्द आ रहा है, तो इसको स्पष्ट देने, इसको और स्पष्ट करने के लिए या स्पष्टता देने के लिए इन्होंने एक अगला सूत्र दिया है, वो दिया है तस्मादित्युत्तरस्य, ठीक है। तस्माद यानी उद, तस्माद यानी उससे, उससे कैसे, उद से, जो कहा है ना, पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, तो उद से परे या उद से परे जिसका विधान किया गया है, पूर्व सवर्ण का है ना, पूर्व सवर्ण का विधान किया गया, पूर्ण सवर्ण होगा, ये विधान है इसका। तो उद से परे जिसका विधान किया गया है वह कार्य या विधान जो है अव्यवहित के स्थान पर होता है, अव्यवहित के स्थान पर किया जाता है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की कि अव्यवहित होना चाहिए। अव्यवहित का मतलब क्या है, अबाधित, किसी भी वर्ण के द्वारा बाधित नहीं हो, वो अव्यवहित है व्याकरण के अंदर, ठीक है। तो यहां पर अव्यवहित स्थान पर किया जाना चाहिए। अब जैसे उद के बाद में स्था है और इसके बीच में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है, तो वो यही होना चाहिए, ठीक है। ये भी इन्होंने कह दिया, तस्माद, तस्मात यानी उदय से परे, उद के बाद में जो कहा गया है, क्या कहा गया है कि उद के स्थान पे क्या हो जाएगा, पूर्व सवर्ण आदेश होगा। ये जो कहा गया है, ये आदेश कहाँ होगा, तो इसने क्या कह दिया यहाँ पे कि जो कार्य कहा गया है वो अव्यवहित के स्थान पर होना चाहिए। अव्यवहित तो स्था है, अब स्था के स्थान पर, तो स्था के अंदर से किस वर्ण के स्थान पर हो, ये तो फिर प्रश्न खड़ा खड़ा कर गया हमारे सामने, है ना, क्योंकि इसके अंदर तीन वर्ण आ रहे हैं, स थ और आ, तो अव्यवहित के स्थान पे हो जाना चाहिए, लेकिन अब इस तीनों वर्णों में से भी कहाँ होगा, ये और अभी कंफ्यूजन है ना, ये फिर यहाँ पे अभी कंफ्यूज किया उन्होंने क्रिएट। अब आगे वाले सूत्र से इसको अब और क्लियर कर रहे हैं कि ये चीज कैसे होगी, किस सूत्र से होगी, ठीक है। तो आगे वाला सूत्र हमारा क्या कहता है, आगे वाला सूत्र कहता है आदे है परस्य। अब ये क्या कह रहा है, आदे है परस्य, ये जो सूत्र कह रहा है यानी कि ये क्या कह रहा है कि पर के स्थान पर, पर के स्थान पर जो कार्य किया जाना है ना, किया जाने वाला कार्य पर के स्थान पर किया जाने वाला कार्य पर के आदि में होता है,
ठीक है। पर के स्थान पर किया जाने वाला कार्य पर के आदि में होता है। उद के बाद, ठीक है, ये पर हो गया। पर के बाद में क्या कहा, पूर्व सवर्ण किया जाना चाहिए। कब किया जाना चाहिए, कि जब स्थाया स्तंभ हो धातु, तब होगा। ठीक, अब कहां होगा, तो उसने क्या कहा कि अव्यवहित स्थान पर होगा। उद के बाद में ये स्था जो है ये अव्यवहित है। इस स्तंभ को हम हटा देते हैं, अगला पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये स्था है। अब स्था शब्द है, तो इसमें क्या कहा कि स्था शब्द है, यानी कि पूरा आगे हम उदाहरण पढ़ेंगे तब उसको क्लियर करेंगे, अभी हम केवल मूल धातु से बात कर रही हूं मैं। तो इसने क्या कहा कि स्था पे होगा, क्योंकि तस्माद उत्तर से क्या कहा सूत्र उसने कि उत्तर पद पे होना चाहिए, ये उत्तर पद हो गया, ठीक है। लेकिन उत्तर पद के किस वर्ण पर होना चाहिए, वो जो होना चाहिए वो ये सूत्र कह रहा है। क्या कह रहा है कि पर के स्थान पर किया जाने वाले कार्य, इस स्थान पर जो कार्य किया जाना है वो कहां होगा, पर के आदि में। पर के आदि में, अब ये तीन वर्ण है, ये आदि है, प्रारंभ है, ठीक है। तो स के स्थान पर पूर्व सवर्ण होगा। ये तीन सूत्र पढ़ने के बाद में ये चीज यहां पे क्लियर हो रही है कि पूर्व सवर्ण कहां होगा, तो स के स्थान पर पूर्व सवर्ण होगा, ठीक है। अब इन तीनों सूत्रों के साथ में एक बार हम थोड़ा सा यहां तक शब्द ले आते हैं, उसके बाद में फिर हम आगे का सूत्र पढ़ेंगे और वहां से फिर आप उसको प्रक्रिया आपकी हमारी चलेगी। अब इसके लिए जो उन्होंने दिया है उदाहरण, वो आता है, एक तो है उत्थानम, इसी का दूसरा रूप, क्योंकि विकल्प से भी होते हैं ये, तो एक रूप ये भी मिलता है उत्थानम, ठीक है। अब उत्थानम शब्द, इसकी जब हम सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे, उद प्लस स्थानम, ठीक है, क्योंकि स्था धातु उसने बोला है। उद, उद के प्रत्यय, जो पहला वाला जो सूत्र पढ़ा हमने, उस प्रत्यय से क्या कहा कि उद के बाद में स्थाया वो होना चाहिए कि स्तंभ धातु होनी चाहिए, तो यहां पर स्था है, तो ये क्या उद स्थानम ये शब्द आया। अब उस शब्द में कहां पर होगा, तो यहां पर तो सबसे पहले हमारा जो कौन सा सूत्र आया, ये सूत्र आया उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य, ठीक है। स्था के उद के बाद में अगर स्था शब्द है तो यहां पर पूर्व सवर्ण होना चाहिए, ये इसने कह दिया इस सूत्र ने, यानी कि यहां पर कहीं ना कहीं पूर्व सवर्ण आना चाहिए उद के बाद में। कहां आएगा ये भी अभी तक कंफर्म नहीं है कि किस जगह आएगा, ठीक है। तो तस्माद उत्तर से क्या कहा कि जो अव्यवहित है, उद के बाद में जो अव्यवहित है, यानी कि जिसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं है, उस स्थान के साथ में क्या है ना कि होना चाहिए, ठीक है। तस्माद उस तरह से सूत्र से इसके स्थान पर होगा, ये तो स्पष्ट हो गया कि भाई अपने को इसके स्थान पे करना, क्योंकि अव्यवहित यही है, इन दोनों के बीच में किसी तरह की यहाँ पे कोई बाधा नहीं है इन दोनों में, तो यहां पर होना चाहिए। लेकिन आधे है परस्य सूत्र ने क्या कहा कि उद के बाद में जो सबसे पहले आदि है, इसके स्थान पर होना चाहिए। अलग कर दिया हमने इसको, स अलग कर दिया, थानम अलग हो गया, उद प्लस थानम, तो यानी कि इस वर्ण के स्थान पर क्या होगा, सवर्ण आदेश होगा, इसका पूर्व सवर्ण आदेश इसका होगा। अब आगे सवर्ण की बात कि आप इसको सवर्ण कैसे करेंगे। अब सवर्ण क्या है, स का सवर्ण क्या है। अब स के सवर्ण की जब हम बात करें कि स का सवर्ण क्या होता है, तो इसके आगे जो हमारा स्थिति बनी थी वो क्या बनी थी, उद स्थ और थानम, ठीक है, ये स्थिति बनी थी। अब इसने क्या कहा कि पर के स्थान पर किया जाने वाले रस पर के आदि में होता है, यानी कि आदि में तो ये हो रहा है। अब हमें यह देखना है कि कौन सा वर्ण यहाँ पे लगेगा, क्योंकि ये द जो है ये क्या है, त वर्ग का है, ठीक है। अब त वर्ग के अंदर पांचों आते हैं, ये आपको पता है, त थ यार त थ द ध और न, ये पांचों आते हैं। अब इस स के स्थान पर इन पांचों में से कौन सा लगेगा, ये हमें देखना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। अब ये स जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण स्थान के आधार पर देखें सबसे पहले, उच्चारण स्थान इसका क्या है, दंत है। इन पांचों वर्णों का त वर्ग का उच्चारण स्थान भी दंत है, तो ये तो दंत दंत हो गया। तो फिर प्रश्न वही खड़ा हो गया कि कौन सा लगना चाहिए यहाँ पे हमें,
ठीक है। तो अब हम जब इसको उसके आधार पर देखते हैं कि कैसे है, तो सबसे पहले जैसे कि हमने ये त जो आता है ये क्या है, अघोष अल्प प्राण है ना, ये अघोष अल्प प्राण है। ये थ जो है ये अघोष महाप्राण है। अघोष महाप्राण है, ठीक है। इसी तरह से ये द जो है ये अघोष अल्प प्राण है, ध जो है वो अघोष महाप्राण है, और न जो है वो अनुनासिक है, ठीक है। ये सब हो गया। अब यहाँ पर हम देते इसको देते स का जो है ये भी क्या है, ये एक तो घोष है, अघोष है सॉरी, और एक ये क्या है, महाप्राण है। दूसरा इसका अगर हम प्रत्ययों के आधार पर देखें तो इसका उच्चारण स्थान अघोष माना जाता है और महाप्राण माना जाता है। अब आप इसमें देखें कि अघोष महाप्राण कौन सा है, क्योंकि ये तो अघोष अघोष हो गया, यहाँ पे ये घोष अल्प प्राण हुआ, ये घोष महाप्राण हुआ, ठीक है। और ये न तो अनुनासिक हो गया, ये तो क्लियर ही हो गया हमको। अब आप देखो कि अघोष महाप्राण कौन सा है इसके अंदर, तो अघोष महाप्राण तो ये केवल ख ही है, तो घोष अल्प प्राण हो गया कटा, द हमारा कटा घोष अल्प प्राण होने से, ये अघोष है ये घोष है, ये अघोष महाप्राण है ये घोष महाप्राण है, तो ये भी कट गया हमारा, ये तो अनुनासिक तो कटना ही है। बचा क्या, केवल मात्र थ बचा जो कि अघोष महाप्राण है, और स जो है वो भी अघोष महाप्राण है, इसलिए इस थ का सवर्ण ये थ कहलाएगा। तो हम इसको थ को आदेश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यही जब यही चीज एज इट इज, यही चीज जो दूसरा उदाहरण दिया है उत्स्तंभनम जो दिया हुआ है उसके अंदर भी ये स्थिति आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो दिया है तो हम यहाँ पर इसका आदेश करेंगे, इसके हिसाब से यहाँ पर आदेश क्या हो जाएगा, थ आदेश होगा, ठीक है। अब रूप क्या हमारा बना, उत प्लस थ और फिर आ गया थानम, ठीक है। ये स्थिति आ गई, यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे आकर के अब आप देखेंगे कि अब इसको हम कैसे ये मिलेंगे कि द जो है वो त में कैसे बदलेगा, या थ हटेगा या नहीं हटेगा, कहाँ हटेगा कैसे हटेगा, वो भी अब देखना है हमको। अब इसके लिए अगला सूत्र आ रहा है हमारा, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आगे हमको समझने में दिक्कत नहीं होगी। उद प्लस थ और थानम, ठीक है। ये हमारा अंतिम रूप आया अभी तक यहाँ तक। अब इसके आगे हम सूत्र देख रहे हैं, आगे वाला सूत्र जो है वो कहता है झरो झरी सवर्ण, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि हल, सबसे पहली बात तो इसने कही कि हल यानी कि हलंत वर्ण, ठीक है, कोई भी हलंत वर्ण, हल से परे झर प्रत्याहार, हल से परे झल प्रत्याहार के वर्ण को विकल्प से लोप होता है, सवर्ण झर परे रहते हैं, ठीक है। अब इसमें इस चीज को समझे थोड़ा सा, तो ये क्या कह रहा है कि हल से परे, हल से परे यानी कि सबसे पहले तो यहाँ पे हल हो, उससे परे झर प्रत्याहार का वर्ण हो, ठीक है, कोई भी, और उससे परे यदि झर प्रत्याहार का वर्ण सवर्ण है वो, तो ऐसी स्थिति में इस झर का लोप हो जाता है विकल्प से, ठीक है। तीन स्थितियां ऐसे बताई दी कि पहला तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, हल होना चाहिए, शब्द वर्ण होना चाहिए हल, उसके बाद में झर प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, और उसी का सवर्ण जो झर है वो पीछे होना चाहिए, परे होना चाहिए। जब ये स्थिति बनती है तब आप इस झर का क्या करेंगे, लोप कर देते हैं। वो किससे करते हैं, विकल्प से होता है। अब इसको हम इस उदाहरण के रूप में देखते हैं, जो ये हमने लिखा है यहाँ पे, इसको मैं इसके ऊपर ही लिख देती हूँ, उद थ और थाना, ठीक है। ये जो शब्द बना हुआ हमारा, अब इसके अंदर आप देखो कि ये
द जो है ये हल है, सामने दिख रहा है, द हलंत है। इसके बाद में ये थ जो है ये झल प्रत्याहार में आएगा। आप इसको गिनेंगे वहां तक पहुंच जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि झल प्रत्याहार में आ रहा है थ, और इसके पीछे ये थ जो है ये भी झल प्रत्याहार का सवर्ण है। ठीक है, ये तीनों की स्थिति आ रही है, तो ऐसी स्थिति में इस थ का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। लोप हो गया तो उद और थानम स्थिति रही। इसका लोप कर दिया तो हमने विकल्प से किया लोप, इसका लोप करने पर उद थानम बना, और अगर हमने लोप नहीं किया विकल्प से तो उद थ और थानम ये ऐसा ही रूप रहेगा। क्योंकि ये इसने क्या कह दिया कि उद के बाद में यदि झर वर्ण आता है और उसके बाद में यदि झर सवर्ण है तो इस झर का लोप होता है, किससे होता है, विकल्प से। ये आप क्लियर लिखा होगा विकल्प से लोप होता है। अब विकल्प से लोप करेंगे तो उद थानम, और अगर विकल्प से लोप नहीं करते हैं तो उद थानम बना। अब इस द को थ कैसे बनेगा, क्योंकि हमारा शब्द तो उत्थानम है ना। तो इसके लिए अब इन्होंने आगे एक और दिया है, सूत्र दिया है, इसको मैं यही लिख देती हूँ ताकि दिक्कत नहीं आएगी हमको। उद्थानम और उद थ थानम, ठीक है, ये वर्ण है हमारा। अब इसके आगे एक अगला जो सूत्र आ रहा है वो सूत्र हमारा कहता है खरीचा। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इस सूत्र को थोड़ा सा संदर्भ के अनुसार, प्रसंग के अनुसार मैंने बताया था आपको। अब ये खरीचा सूत्र क्या कहता है कि खर प्रत्याहार, ठीक है, खर यानी खर, खर प्रत्याहार परे हो तो झल के स्थान पर चर हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहा है कि खर प्रत्याहार का वर्ण अगर परे है तो झल प्रत्याहार इसके वर्ण के स्थान पर चर हो जाता है। यानी कि पहले झल प्रत्याहार का वर्ण होगा, उसके बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण होगा, तो इस झल को चर आदेश होगा। ये सूत्र, ये कहता है ये सूत्र। ठीक है, खर प्रत्याहार अगर परे हो, परे है, और झल प्रत्याहार का अगर कोई वर्ण होगा तो उस झल प्रत्याहार के स्थान पर चर आदेश हो जाएगा इसके होते होने से। ठीक है, ये खर प्रत्याहार का अगर वर्ण पीछे है तो। ठीक है, ये इसमें स्पेशली उन्होंने बात कही है। अब आप इसको देखिए, सबसे पहले तो हम झल प्रत्याहार क्या होता है, झल प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो झल प्रत्याहार में जभ से लेकर के शेषों पर हल तक सारे वर्ण आ जाते हैं। ठीक है, झल प्रत्याहार के अंदर फिर खर प्रत्याहार को देखें तो खप छठ तक, वहां से लेकर के शेष सर तक आ जाते हैं, वो खर प्रत्याहार हो जाता है। चर प्रत्याहार में चट तक कपत शश तक आ जाता है, ये चर है ना। तो ये जो तीन चीजें बताई हैं, तो क्या कहा है कि खर प्रत्याहार, झल प्रत्याहार और चर प्रत्याहार। अब ये जो हमने उदाहरण यहाँ पे दे रखा है उद प्लस थानम, ठीक है, अब हमने और इधर भी दे रखा है कि उद थ और थानम। ठीक है, अब यहां पर हम इसकी बात करेंगे। अब ये देखते हैं कि खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो परे होना चाहिए, यानी कि यहां पर ये जो थ आ रहा है ये खर प्रत्याहार में आएगा। ठीक है, अब खर प्रत्याहार के अंदर सबसे पहला खर प्रत्याहार में आता ही ख है, ख से शुरुआत हो रही है इसकी, तो खफ छठा था, थ आ गया। ठीक है, तो ये खर प्रत्याहार का वर्ण हुआ थ। ठीक है, ये खर प्रत्याहार का वर्ण है, और द जो है वो झल प्रत्याहार में आएगा, ये झल प्रत्याहार का वर्ण है। तो इस झल के परे खर रहने से यहां पर कौन सा आदेश हो रहा है, चर आदेश हो रहा है। तो चर आदेश होगा तो त वर्ग का पहला वर्ण आ जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पे, क्योंकि चट त वो आ रहा है, तो बनेगा इसका, तो इसके अंदर आ जाएगा त आदेश हो जाएगा, त थानम। आप जो चर देखते हैं चट त कप श स, ठीक है, ये जो है ये सब चर है, चर प्रत्याहार के अंदर आ रहे हैं। तो अब ये क्या है, ये सब वर्ण के पहले अक्षर हैं, चट त क त प। ठीक है ना, ये सारे क्या है, वर्ण के पहले अक्षर हैं वर्ग के। अब यहाँ पे ये वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो ये किस वर्ग का है, त का है,
तो त वर्ग के अंदर ही आ गई, तो ये त इसलिए द की जगह पे त लगाया यहाँ पे, चर वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर ये बना उत्थानम। अब आप इसको मिलाएंगे तो ये बनेगा उत्थानम। इसी तरह से यहाँ पर भी यही चीज होगी कि थ के स्थान पर यहाँ तक तो बन गया, उत्थानम तो बन गया, लेकिन हमने जब अगर हम इसको विकल्प से हम नहीं करते हैं तो ये सूत्री काम नहीं करेगा यहाँ पे। तो ये क्या पे करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, उत्थान उत्थानम। यहाँ पर हम सीधा हमने वो वाला यूरो अनुनासिका वाला सूत्र हमने यहाँ नहीं लगाया, ये हमने केवल खरीचा से हमने क्या कर दिया, इसको उत्थानम कर दिया इसको। तो यहाँ पर हमने विकल्प से लोप नहीं किया जब इससे पहले वाले सूत्र से, तो लोप तो नहीं हुआ, लेकिन खरीचा लगा करके हमने इसको क्या किया, ड को तो बना दिया। ठीक है, क्योंकि लोप तो यहाँ भी नहीं हो रहा है, तो लोप तो इसका भी नहीं होगा, तो खरीचा सूत्र लगा करके इस द को त बना करके उत्थानम रूप बना इसमें। और अगर हम विकल्प से लोप करते हैं इससे पूर्व सूत्र से, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि विकल्प करने से थ तो हट गया यहाँ पे हमारा, और उसके बाद में उत्थानम, तो उत्थानम रूप बनेगा। तो ये रूप, इस रूप में ये सिद्ध होता है 3 प्रकार से। और इसी प्रकार से इसी तरीके से सेम यही तरीका रहेगा। और आप जब रूप बनाएंगे, दूसरा इसका रूप बनाएंगे, तो जो रूप बनेगा वो क्या बनता है, इसका पूर्व रूप से जैसे बनाएंगे आप तो। और इसी तरह से उत्थम्भनम और उत्थम्भनम, सेम उसी प्रोसेस से ये रूप की सिद्धि भी होगी। जिस प्रकार से कि उत्थानम और उत्थानम बना है, वही सूत्र सारे लगाएंगे उदह वाले सूत्र से लगा करके, और यहाँ तक पूरे जो सूत्र लगेंगे खरीचर तक सूत्र लगेंगे, उदह स्था स्तंभों वाले सूत्र से लगा करके, और यहाँ तक खरीचर, यहाँ तक सूत्र लगा करके ये वाला रूप भी वैसे ही सिद्ध होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक मुख्य स्थल संधि का भी ये भी पार्ट है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रहे होंगे। इसमें अगर किसी तरह का कोई संशय होता है, कोई बात समझ में नहीं आती है, या कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट हो रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं आपको उसको और क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और वीडियो पसंद आ रहे हैं, आप इसको शेयर भी कर रहे हैं, तो और अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं इसको, और सब्सक्राइब कर रहे हैं इसको। और जो पहली बार देख रहे हैं, कम से कम वो तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियोस देखने को मिले। नमस्कार।